जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू परचम क्लासेस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका करंट अफेयर सेशन। तो आज है तारीख आपकी 15 अगस्त 2024। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या था। तो क्वेश्चन था आपका, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स फॉर बाइंग सैनिटरी नैपकिन। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, करेक्ट आंसर इसका डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कितने रुपए देती थी कि ये 300 रुपीज आपका मंथली ये अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट डे का सिग्निफिकेंस, तो आज 15 अगस्त है। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और 15 अगस्त 1947 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 77th है या 78th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को पहला हम उसको काउंट करते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका डे ऑफ द अजम्पशन ऑफ वर्जिन मैरी। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इसका डे का सिग्निफिकेंस ये था कि इस दिन लोग बहुत उत्साह के साथ फीस्ट वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, और इसको रिकॉल किया जाता है स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डिपार्चर ऑफ मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द अर्थ व्हेन बोथ हर सोल एंड हर बॉडी वर टेकन इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मतलब वो अपना फिजिकल बॉडी और जो सोल है वो अर्थ में छोड़कर गॉड की प्रेजेंस में वो चली गई थी। ठीक है, तो सिस्टर वर्जिन मैरी, तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ अवार्ड्स हैं जो अक्सर आप लोग देखते हैं कि वॉर टाइम में किसी को ब्रेवरी के लिए, उनके वर्क के लिए, लाइन ऑफ ड्यूटी में सैक्रिफाइस के लिए बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन अवार्ड्स को हम देखेंगे, कुछ वॉर टाइम में मिलते हैं और कुछ आपका ड्यूरिंग पीस टाइम मिलते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपका कीर्ति चक्र। ऑलराइट, कीर्ति चक्र है, इट इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर वेलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सिविलियंस को भी अवॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, एज वेल एज मिलिट्री पर्सन। क्लियर, इंक्लूडिंग पॉस्थमस अवार्ड। पॉस्थमस मतलब क्या होता है, मतलब डेथ के बाद भी ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, कीर्ति चक्र। इट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द महावीर चक्र। ये महावीर चक्र जो आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। ऑलराइट, देन आपका है शौर्य चक्र। अभी मैं इसकी सीक्वेंस भी बताऊंगा कि सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड कौन सा है, देन उसके नीचे कौन है ना। देखिए, सभी अवार्ड ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं, करेजियस के लिए, करेज के लिए दिए जाते हैं, तो कोई किसी से छोटा नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड ये अवार्ड्स हैं, है ना। देन आपका आता है शौर्य चक्र। इट इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर, अगेन सेम चीज है, वेलर एंड करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस वाइल नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द एनिमी। डायरेक्टली आपको एनिमी से एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इट में बी अवॉर्डेड टू सिविलियंस एंड मिलिट्री पर्सनल समटाइम्स पॉस्टमसली, है ना। सिमिलर चीजें हैं, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर, अभी मैं आपको इसका सीक्वेंस दूंगा। तो ये देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो जो फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे वो कौन से हैं आपके, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंस्टीट्यूट किया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हमारा रिपब्लिक डे। तो 1950 को ये इंस्टीट्यूट हुआ था। डीम्ड इन इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। इफेक्टिव लिंक कब से है ये, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से। अब देखिए 1952 में ये जो अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड थे इनको भी शामिल किया गया। जो कौन कौन से थे आपके, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3। ये तीनों को 1952 में इंस्टीट्यूट किया गया था। सीक्वेंस याद रखिएगा, है ना। ये तीन आपके 1950 थे, देन 1952 में अशोक चक्र आया था। इसको भी इफेक्टिव माना गया 15 अगस्त 1947 से। देन जनवरी 1967 में दीज अवॉर्डेड वर रीनेम्ड एज, इन अवार्ड को रीनेम किया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। जैसे हमने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को देखा, तो 1967 में इनका तीनों का क्लास 1, 2 और 3 का नाम चेंज करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। सिंपल थिंग। अब देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर है आपका परमवीर चक्र,
देन अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, देन शौर्य चक्र। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज परमवीर चक्र, ये मेडल रहते हैं, है ना, और प्रेसिडेंट इसको प्रेजेंट करते हैं। महावीर चक्र, वीर चक्र रहते हैं। ऑलराइट, अगर आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये जो नीचे के हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इसमें यहाँ पे व्हील, ये आपका जो हब एंड स्पोक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे फ्लैग में बना हुआ था। ऑलराइट, द अवार्ड्स आर अनाउंस ट्वाइस इन ईयर, ये साल में 2 बार ये अवार्ड दिए जाते हैं, एक आपका रिपब्लिक डे के दिन और दूसरा आपका इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको यहाँ पे याद रखना है, किन किन को मिलता है, क्या सिविलियंस को बस मिलता है या मिलिट्री पर्सनल को, या दोनों को मिलता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। Next in news was TRAI mandates all service providers to immediately stop promotional calls from unregistered telemarketers to curb increasing spam calls। तो आजकल आप देखते हैं ना, जब फोन आता है तो बहुत सारी स्पैमिंग हुई थी, इस बीच काफी ज्यादा स्पैमिंग हो रही थी। ठीक है, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, या ऑटोमेटेड कॉल्स आपके पास आते थे कि नमस्कार आपका इतना लोन हो गया है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो काफी लोगों ने कंप्लेंट की इसकी। तो ट्राई बेसिकली क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने डिसाइड किया कि भाई अब ये बंद होना चाहिए, और इसने मैंडेट किया है सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि ये जो भी प्रमोशनल कॉल्स है, चाहे वॉइस कॉल्स हो, चाहे आपका प्री रिकॉर्डेड हो, चाहे कंप्यूटर जनरेटेड हो, सभी को स्टॉप किया जाए। ऑलराइट, और जो भी अनरजिस्टर्ड सेंडर्स हैं या अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं और इस टाइप की चीजों को यूज कर रहे हैं, उनको शैल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, तुरंत स्टॉप करने के लिए बोला गया, अदरवाइज सजा भी है, पेनाल्टी भी है। यहां पे देख लेते हैं, तो देखिए अगर ये जो सजा है इसमें देखिए क्या है, इसमें इन्होंने बोला गया कि अगर कोई ऐसा करता है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी और इस टाइप की चीजें कर रहा है, तो टेलीकॉम रिसोर्सेस ऑफ सच सेंडर शैल बी डिस्कनेक्टेड, और ये लगभग 2 साल तक के लिए रहेगा, और इस बीच इनको कोई भी अदर सर्विसेज भी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा, और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड अप टू 2 ईयर्स, तो वो कोई भी चीज़ प्रमोट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये अच्छा स्टेप है ना। ट्राई के बारे में याद रखिएगा क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है ना। आप लोग ये भी देख सकते हैं ये किस लॉ एक्ट के तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विच एक्ट एस्टैब्लिश ट्राई, है ना। चलिए नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव, और किस प्लेन से किया है इसको लॉन्च, सुखोई 30 MK1। तो आप देख सकते हैं ये है आपका गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, क्लियर, और डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली इसका टेस्ट फ्लाइट किया है बाय लॉन्चिंग इट फ्रॉम सुखोई, हमारा जो प्लेन है, क्लियर। और ये टेस्ट कहाँ कंडक्ट हुआ है, कोस्ट ऑफ ओडिशा, क्लियर, मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका ईस्ट कोस्ट पे ये ट्राई किया गया है। गौरव इज एन एयर लॉन्च, यहाँ पे याद रखिएगा ये एयर लॉन्च्ड है, 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब है ये, राइट। तो वेट इसका है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स पे टारगेट्स पे ये इजीली अटैक कर सकता है, राइट। चलिए डीआरडीओ यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, बॉम्ब का नाम याद रखिएगा और कौन से क्लास का है। इसमें 1-2 चीजें और आप देख सकते हैं। पहली चीज है, जो ये लॉन्ग रेंज बॉम्ब है, इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय इंडिजीनियसली मतलब क्या होता है, भारत के अंदर ही बना है, बाहर की कोई भी कंपनी या बाहर ये इसके कोई भी पार्ट्स नहीं बने, ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्होंने इसने डिजाइन किया है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अडानी डिफेंस एंड भारत फोर्ज हु आर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पार्टनर, जो इसका मास प्रोडक्शन होगा वो अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसका जो पूरा जो डेटा था, फ्लाइट डेटा, ये सब कैप्चर किया गया था। नाम याद रखिएगा, डिजाइन एंड प्रोडक्शन किसने किया है। नेक्स्ट न्यूज वाज मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्चेस ग्लोबल माइनिंग इनिशिएटिव
टू बूस्ट कोल प्रोडक्शन। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, कोल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ठीक है, अगर आप लोग देखें कि इंडिया में अभी भी जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या पावर प्रोडक्शन होता है, मेजॉरिटी स्टिल आपका थर्मल बेस्ड है। और थर्मल मतलब कोल, कोयले से अभी भी हमारी मेजॉरिटी पावर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल का प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स को इनिशिएट किया है। ऑलराइट, ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर्स को बोला है कि आप आइए और हमारे इसको प्रोडक्शन को बूस्ट करिए। अब देखिए प्राइमरी गोल क्या रहेगा इन ऑपरेटर्स का, ये एंगेज करेंगे माइनिंग डेवलपमेंट डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स रहेंगे, जिसे एमडीओज बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये एमडीओ रहेंगे, माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स, और इनका काम रहेगा टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रोडक्शन। और ये कैसे करेंगे प्रोडक्शन और इसको इंक्रीज? बाई स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग माइनिंग कॉस्ट। बेसिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ये बढ़ाएंगे, ठीक है, और कोल प्रोडक्शन को ये फाइनली इंक्रीज करेंगे। ये देखिए क्या क्या करने वाले हैं, मतलब माइनिंग से लेके एक्सकवेशन तक से लेके डिलीवरी तक, मतलब कोयला खोदने से लेके ठीक है उसकी डिलीवरी तक, ये पूरी चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में डेवलप करेंगे। क्लियर? और कहाँ डिलीवरी होगी? टू कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। आपको पता है ये एक महारत्ना कंपनी है। ऑलराइट, और ये इंडिया में जो भी कोल प्रोडक्शन होता है इसको ये ओवरव्यू करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इनके अदर फंक्शंस भी रहेंगे, ये मैनेज करेंगे लैंड एनवायरनमेंट एंड रीसेटलमेंट इश्यूज भी। भाई अगर कहीं पे कोयला खदान मिला है, वहाँ पे कोई गांव बसा हुआ है, अगर आपको गांव को रीसेटल करना है या रिहैबिलिटेट करना है तो सारा जिम्मेदारी इनको होगी। बेसिकली देखो, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने चीज़ों को थोड़ा आउटसोर्स करना स्टार्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना मैन पावर नहीं है कि वो सारी चीज़ों को कर पाए। सो दे ट्राई टू आउटसोर्स एवरीवन, है ना, बाहर से प्राइवेट लोगों को बुलाओ, उनसे ये काम करवाओ, एंड देन इन उसके एवज में इनको सैलरी या जो भी चीज़ है आप उनको प्रोवाइड करिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतने लोगों को हायर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज वॉज पैरा शटलर प्रमोद भगत सस्पेंडेड फॉर ब्रीचिंग एंटी डोपिंग रेगुलेशंस। तो देखिए स्पोर्ट्स और डोपिंग ये साइमल्टेनियस चलते रहता है। आप बहुत बार ऐसी न्यूज सुनेंगे कि ही इज द पर्सन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये टोक्यो पैरालंपिक जो था ना, देखिए एक होता है नॉर्मल ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक, शॉर्ट में बोलते हैं। सो ये गोल्ड मेडलिस्ट थे टोक्यो में। इस बार ये इस डोपिंग इशू की वजह से ये पेरिस जो पैरालंपिक अभी होने वाला है, पेरिस ओलंपिक हो चुका है, पेरिस पैरालंपिक होने वाला है, जिसकी वजह से ही विल मिस दिस थिंग, ये नहीं खेल पाएंगे। ऑलराइट, तो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, है ना, तो याद रखिएगा 18 मंथ्स के लिए इनको सस्पेंड किया गया। स्पोर्ट्स में आप क्या इनटेक ले रहे हो? आपने ऐसे देखा पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वेट ज्यादा था तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विनेश फोगाट को। तो आप क्या इनटेक ले रहे हो, इन सारी चीजों का टेस्ट होता है ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले सके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी। वल्चर विद ढाका कॉलर फाउंड इन झारखंड। तो एक वल्चर पाई गई है एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर एक पैर पे ऐसा कॉलर बना होता जिसपे ढाका लिखा हुआ था कुछ, है ना, और ये इंस्क्रिप्शन इसके पैर पे था GPO बॉक्स 2624 ढाका B67। ऑलराइट, एंड ट्रैकिंग डिवाइस भी इसमें फाइंड की गई है। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश से ये आपका इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इसका कबूतर का, इस वल्चर का यूज़ किया गया था, है ना। तो ये पाया गया झारखंड में। देखिए ये इसकी थोड़ी स्पीशीज देख लेते हैं। अब आता है हमारे काम की चीज़ की, इस न्यूज़ में हमारी काम की चीज़ क्या है। वाइट बैक्ड वल्चर है और इसका जो IUCN स्टेटस है शेड्यूल्ड 1 ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज में ये आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम की चीज़ है, इसको याद रखिएगा, है ना। और इस पे मूवी भी बन सकती है, देखिए कभी ना कभी बनेगी, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स पे ऐसे ट्रैकिंग डिवाइस और चीज़ों को बांध के ये रिलीज कर देते हैं बॉर्डर के उस साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन क्वेश्चन। एक ये न्यूज थी, हिंदू मैन फ्रॉम बांग्लादेश बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू गेट सिटीजनशिप अंडर CAA।
CAA क्या है बेसिकली? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। तो भाई इसके पहले कोई ना कोई तो एक्ट होगा ना जिसको अमेंड किया गया, तो उससे पहले कौन सा एक्ट था आपका? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। तो ये जो पर्सन थे ये असम में रह रहे थे सिंस जून 5 1988। ठीक है, और इनको ये पहले पर्सन बने हैं जिनको इस नए एक्ट के तहत भारतीय सिटीजनशिप ग्रांट की गई है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा समझते हैं हमारा स्टैटिक पोर्शन। पॉलिटी में आप लोग सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ते हैं, है ना? थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि ये पूरी चीज है क्या। तो जो सिटीजनशिप लॉ इंडिया में चलता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में ये मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, और ये एक्ट जो पूरी चीज बनी है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस एक्ट के तहत ये सारी चीजें सिटीजनशिप रिलेटेड चीजें गवर्न होती है। तो एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो आर्टिकल 5 से 11 में दिया है, और ये आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब लॉ के तहत, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार जनरली क्या करती है, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई रहती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उस पर एक लॉ बनाती। तो ये लॉ आपका सिटीजनशिप को गवर्न करता था। ठीक है, और ये एक्ट प्रोवाइड करता था प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। कहाँ पे सिटीजनशिप की मैं बात करता हूँ, भारतीय सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो 5 क्राइटेरिया होते हैं, या तो बर्थ, आप यहाँ पैदा हो, या डिसेंट, ठीक है, आपके पूर्वज यहाँ पे हो, या रजिस्ट्रेशन करा के, या नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ये 4 क्राइटेरिया रहते हैं जिसके थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। इस एक्ट को 1955 के एक्ट को अमेंड किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था? टू मेक इलीगल माइग्रेंट्स हु आर, ठीक है, यहां समझ ही गए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यार ध्यान रखिएगा। इस पे पूरा बवाल भी हुआ था, शाहीन बाग का जो इशू था पूरा इस पे ही बेस्ड था। तो टू मेक इलीगल माइग्रेंट्स हु आर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये जो रिलीजियंस हैं किस कंट्री से? फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनको अलाउ किया गया कि दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और इसी को लेके आपका 2019 में आपका शाहीन बाग वाला जो पूरा इशू था वो बवाल मचा था, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी जाना पड़ा था। ठीक है, लोगों से मिलने, ऐसा पहली बार होता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। ठीक है, तो इस कम्युनिटी से जो भी लोग भारत में आए हैं, कब से? दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इन कम्युनिटी से लोग भारत में आए हैं, दे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट, उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोला जाएगा, और उनको एक इंडियन सिटीजनशिप लेने का तरीका बताया जाएगा। किसके थ्रू? थ्रू नेचुरलाइजेशन। ये जो बताया था ना, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, इसके थ्रू ये सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिए, बवाल क्यों मचा था? क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। बेसिकली बोला गया था भारत के आसपास जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनके लिए था, तो परसिक्यूटेड मुस्लिम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी है, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी है ना, यहाँ पे परसिक्यूशन वगैरह इन कम्युनिटीज का हो रहा है, ना कि मुस्लिम्स का, इस वजह से इसको इग्नोर कर दिया था। अफगानिस्तान में भी आपको पता है मुस्लिम ज़्यादा है ना, तो इस वजह से। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, द अमेंडमेंट रिलैक्स द रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं कि पहले 11 साल तक का रेसिडेंसी होना चाहिए था तब आपको मिलेगा, अब उसको 6 साल कर दिया गया है। ठीक, इट एग्जाम्स मेंबर फ्रॉम द कम्युनिटीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर, जो भी इन कम्युनिटीज के लोग हैं उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया करा जाएगा अंडर फॉरेन एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के लिए। तो ये एग्जाम्शन भी दे दिया गया है। ऑलराइट, और इनको इलीगल इमिग्रेंट भी नहीं बोला जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जो कि 6 शेड्यूल एरिया में है, जैसे अमेंडमेंट फॉर इलीगल माइग्रेंट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज अंडर 6 शेड्यूल। और वो कौन से हैं? आप लोग देखिए, जो भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा 6 शेड्यूल एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल है, उसमें कुछ एरिया मेंशन है ना, उनमें कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, AM TM, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम,
है ना। ये 6 शेड्यूल के स्टेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी इनको, इनके लिए यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं है, इस एरिया में एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जहाँ पे इनर लाइन परमिट है, वो कौन सी जगह है, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट बेसिकली होता है कि मूवमेंट के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है ऐसी जगहों में जहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी प्रेजेंटली ILP है, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप LAS, लक्षद्वीप मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है आर्मी नामाला, ठीक है। बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है बट याद कर सकते हो, ठीक। तो इनका एक्सेप्शन है, इनको ये छूट नहीं मिलेगी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है NIT कलिकट की स्टूडेंट है, इनको अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट थीसिस, ऑलराइट, ऑन नागपुर सिटी। तो इनका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शी इज द लेडी, इनका नाम है साक्षी कतिखाय, ओके। ये मास्टर ऑफ प्लानिंग प्लान ग्रेजुएट है, राइट। कहाँ की, NIT कलिकट की। तो इन्होंने एक थीसिस किया था, इनको अवार्ड कौन सा मिला है, शी हैज वन द NIUA NMCG, मतलब फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, NIUA, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लियर। तो इसके ऊपर इन्होंने थीसिस बनाई थी जिसको अवार्ड मिला है। इस बार का जो थीम है वो है आपका रीइमेजिनिंग अर्बन रिवर्स, बेसिकली अर्बन एरियाज में जो रिवर है उसका कंजर्वेशन उसको करना है, ठीक है। जैसे लखनऊ के पास गोमती हो गई, राइट, उज्जैन के पास आपकी लेट्स से आपकी शिप्रा नदी हो गई, क्लियर। इस टाइप से जो अर्बन एरिया से बह के जा रही है उनके कंजर्वेशन के ऊपर है। इनके जो वर्क का टाइटल था एनहेंसिंग रेजिलियंस एंड इमेजिबिलिटी ऑफ अर्बन एरियाज थ्रू देयर लेक एंड रिवर एसेट्स। नागपुर पे एक केस स्टडी पे इन्होंने थीसिस की थी, तो इस पर इनको अवार्ड मिला, नाम याद रखिएगा और कहाँ की ये स्टूडेंट है। नेक्स्ट है आपका न्यूज, इसरो चेयरमैन S सोमनाथ गैस ऑनररी डॉक्टरेट, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है, किसने दिया है, ये इनको मिला है गवर्नर थावरचंद गहलोत, कर्नाटका के गवर्नर हैं इनको। और साथ में कौन सी यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया, देखो हमेशा यूनिवर्सिटी देगी, पर्सन प्रेजेंट करता है बट जो डॉक्टरेट की डिग्री वो किसी यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। तो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बेलगावी में है जो कर्नाटका में, और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़, ये भी कर्नाटका में, इनको अवार्ड मिले, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो नाम याद रखिएगा, इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ और कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है आपका NPCI स्पिन्स ऑफ भीम इनटू अ सेपरेट आर्म, ललिता नटराजन अपॉइंटेड एट CEO। बेसिकली NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भीम और UPI सारी चीजें ना ये सब रेगुलेट करती है। तो इन्होंने क्या किया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम को अपनी एक सेपरेट एंटिटी बना दी है और उस एंटिटी का CEO अपॉइंट कर दिया है आपकी ललिता नटराज को, ओके। ये चीज याद रखिएगा, ये बैंकर थी पहले, क्लियर। और राहुल हांडा विल बी NBSL चीफ बिजनेस ऑफिसर। NBSL क्या है, NPCI भीम सर्विस लिमिटेड, ये जो नई एंटिटी है बनाई गई है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा पर्सन का नाम। नेक्स्ट न्यूज वॉज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2024, किसको मिला है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये आपके विनर है पहले इंग्लैंड के आपके गस एटकिंसन, और श्रीलंका की ये प्लेयर है चमारी अत्तापट्टू, ये बहुत अच्छी बैट्समैन है और अभी रिसेंटली जो एशिया कप था काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। तो इन दोनों को 2020 जुलाई का अवार्ड मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट न्यूज वॉज मणिपुर ऑब्जर्व्स पेट्रियट्स डे विथ ट्रिब्यूट टू एंग्लो मणिपुर वॉर मार्टिर्स। बेसिकली एंग्लो मणिपुर वॉर कब हुई थी ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1891 में ये वॉर हुई थी, ठीक है। और इसमें जो लोगों ने अपनी बलिदान वगैरह सब दिया था उनको रिमेंबर किया जा रहा है, उनकी शहादत को रिमेंबर किया जा रहा है, इस वजह से ये डे मनाया जाता है। 1891 में ये वॉर हुई थी और 13 ऑलराइट, तो ये 13 अगस्त को एज अ मणिपुर वॉर मार्टियर डे मनाया जाता है, एंग्लो मणिपुर वॉर मार्टियर, ठीक है। इसके पीछे की कहानी भी है, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन से आपको समझाना भी चाहूँगा, समझना भी चाहिए कि हर ये जो वॉर्स थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, इसमें बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है जिस वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो देखो हुआ क्या था, 1891 में
आपका ये पूरा ईयर है ना। तो 1891 से पहले क्या था, मणिपुर में सक्सेशन का इशू था कि ये ब्रिटिश की टेरिटरी है कि नहीं, ठीक है। दूसरा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो मणिपुर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दखल दे रहे थे, तो ये कॉजेस थे कि इस वजह से लड़ाई चालू हुई। तो 24 मार्च 1891 में क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट एंड ऑफिशियल किल्ड इन मणिपुर ड्यूरिंग द पैलेस रिवॉल्ट। तो एक ब्रिटिश अफसर की यहाँ पे जान चलेगी, तो उनको मौका मिल गया। देन अप्रैल 1891 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन चालू किया, मणिपुर पे बेसिकली अटैक किया। आगे बढ़ते हैं। 27 अप्रैल 1891 बैटल एट कांगला पैलेस, इस पैलेस पे ये पूरा बैटल हुआ और ब्रिटिश फोर्सेस ने ये कैप्चर कर लिया। नाम याद रखिएगा, कांगला पैलेस, ठीक है। और बहुत भयानक लड़ाई थी, बहुत ज्यादा इसमें जाने गई थी। ऑलराइट, मई 1891 मणिपुर फॉर्मली एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने पूरा मणिपुर कैप्चर कर लिया और टिकेंद्रजीत सिंह और जो अदर लीडर्स थे उनको कैप्चर करके दे किल्ड देम, ठीक है। 13 अगस्त 1891 को इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, टिकेंद्रजीत सिंह एंड अदर लीडर्स को, और ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था आपका मणिपुर। तो ये टाइम लाइन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज, जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा अनाउंसेस डिसीजन टू स्टेप डाउन इन सितंबर। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई सितंबर तक मेरा रहेगा पूरा टेन्योर, मैं रिजाइन कर रहा हूं। ये आपके रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP नीड्स अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। और जापान के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, टोक्यो कैपिटल और जापानीज येन, अभी हमने कुछ टाइम पहले येन कैरी ट्रेड पढ़ा था, तो जापानीज करेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया डेवलप्स इंडिजीनियस, अगेन इंडिजीनियस वर्ड मतलब पूरा इंडिया में ही डेवलप हुआ है, कामिकाजे ड्रोन्स अहेड ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे, की रिपोर्ट आई है। सो ये कामिकाजे ड्रोन्स किसने बनाया है बेसिकली, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अनवील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, फुल्ली इंडिजीनियस कामिकाजी ड्रोन्स। देखिए ड्रोन्स का यूज क्यों होता है, ये अगर आप देख रहे हैं सर्वेलेंस के लिए, मिलिट्री सर्वेलेंस में तो और ज्यादा यूज आता है। छोटे छोटे आपके पासेस, गुफा के अंदर सुरंग या सुरंग बनी हुई है जो इलीगल, सबको ये देख लेता है। ऐसी जगह है जहां पे इंसान नहीं जा सकता है, रिस्की है, ड्रोन्स भेज सकते हैं। तो ड्रोन्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जिनको बोलते हैं, बोला जाता है कि फ्यूचर की लड़ाइयां इन्हीं के थ्रू लड़ी जाएंगी। कोई लैंड मिलिट्री नहीं होगी, कोई एयरफोर्स नहीं होगी, सारी चीजें इनसे लड़ी जाएंगी। तो बहुत क्रिटिकल चीज है। ऑलराइट, इन्हें बोलता है डू और डाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल, करो या मरो, ठीक है, काम करके हो या फिर गेट डिस्ट्रॉयड। तो इनका जो रेंज है लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं। होम बिल्ट इंजन्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने में। ऑलराइट, इनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कामिकाजी ड्रोन और किसने इसको बनाया है। नेक्स्ट न्यूज वाज ICMR एंड पनाशिया बायोटेक। ICMR का क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने इनिशिएट किया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन का phase 3 क्लिनिकल ट्रायल। इस वैक्सीन का नाम क्या होगा, डेंगी ऑल, ये याद रखिएगा। फर्स्ट इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन बनेगी और इसका phase 3 ट्रायल स्टार्ट हो गया। देखिए 3 फेजेस में ट्रायल होता है, phase 1, phase 2 एंड phase 3, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आप ये जानते हैं कि जो डेंगू होता है वो किस वजह से फैलता है, जो कैरियर होता है उस मॉस्किटो का नाम क्या होता है, इट इज एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। ये कैरियर का काम करते हैं और WHO के एक रिपोर्ट के तहत पाया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% जो इंडिया में इन्फेक्शन होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे अगर डेंगू, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे कोई मच्छर काट के किसी और को काट लिया एडिस मॉस्किटो ने, उसको हो जाएगा एंड दे माई गेट सीरियस, है ना, वो ट्रबल में आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बताया जाता है चिल्ड्रंस आर एट सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी। इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और इनकी जान भी जा सकती है। तो बच्चे ज़्यादा इजी टारगेट हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं शाम को, तो इस मौसम में मच्छर काटने का भी चांसेस रहता है। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट एक्सटेंड्स प्रधानमंत्री जीवन योजना
इम्प्लीमेंटेशन बाय 5 years टू इन्फ्यूज फर्दर फंड्स। 5 साल के लिए स्कीम को और बढ़ा दिया गया और फंड इसमें डाला जाएगा। थोड़ा सा स्कीम समझ लेते हैं। ये स्कीम है बेसिकली इट एम्स टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव इनकम टू फार्मर्स। क्यों? बेसिकली किसान को पैसा देना है, किस लिए? फॉर देयर एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, एड्रेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। मतलब जो भी किसान के खेत में रेसिड्यू रह जाता है, जो धान काटने के बाद चीजें रह जाती हैं, है ना, तो उसका सही यूज करना, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम करना, उस रेसिड्यू का यूज करके एनर्जी जनरेट करना, है ना। तो बेसिकली ओवरऑल इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में मदद करना। ठीक है, जैसे गाय का गोबर ही है, उसको यूज करके आपका गोबर गैस या बायोगैस बना सकते हैं। अगेन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया को एनर्जी प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये इसका स्कीम का टारगेट है। और बेसिकली इसमें फार्मर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है कि जो रेसिड्यूज वगैरह हैं जो आपके यहाँ बच गए हैं, इसका सही उपयोग हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन योजना इसका फुल फॉर्म है जैव ईंधन, है ना। जैव ईंधन मतलब ऑर्गेनिक फ्यूल। वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से वातावरण अनुकूल, जो एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल है, उस हिसाब से फसल के जो अवशेष हैं, धान कटाई तो नीचे स्ट्रॉज रह जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फसल अवशेष। या जो अदर आपके जो अनयूटिलाइज्ड बाई प्रोडक्ट रह जाता है, उसको फसल अवशेष बोलते हैं। उसका निवारण मतलब उसको सही तरीके से, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से उसका डिस्पोज करना। ठीक है, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और लगभग 2000 करोड़ रुपए का इसमें और फंड इन्फ्यूजन होगा, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये मार्च 2019 में नोटिफाई किया गया था। इसका आउटले लगभग 2000 करोड़ था। ठीक है, और 150 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड 15 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, इतना पैसा दिया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो इस स्कीम के लिए इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑलराइट, तो बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन इसमें भी करना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट बेस्ड रेसिड्यू से या एनिमल वेस्ट के थ्रू बायोफ्यूल्स को बनाना। ठीक, तो ये यहाँ पे 2 आपका दिया भी गया है क्या क्या चीज़ होगा। स्कीम को बढ़ा दिया गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और इससे क्या होगा, फार्मर्स को इनकम भी मिलेगी, साथ ही साथ इंडिया की एनर्जी एफिशिएंसी में सपोर्ट भी मिलेगा। ये इस स्कीम का सारा चीज़ है। अब देखिए इस स्कीम के तहत 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बने थे। पहला, भारत का पहला 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। कहाँ पे? पानीपत, हरियाणा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री ने इसको देश को सौंपा था। अदर जो 2G है, देखो 2G मतलब क्या था? सेकेंड जनरेशन। जब बायोफ्यूल्स की हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा आगे। बायोफ्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ही डिवाइडेड होते हैं। तो एल्गी वगैरह जो हो गए ये थर्ड जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होता है आपके वुड्स वगैरह जो डायरेक्ट लकड़ी से आग लगाओ, है ना। सेकेंड जनरेशन में आपका क्या होता है? सेल्यूलोज बेस्ड या प्लांट फाइबर बेस्ड से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप से 3 जनरेशन होते हैं। ये कभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे BPCL देखिए, HPCL और NRL बरगढ़ उड़ीसा में, भटिंडा पंजाब में, नुमालीगढ़ असम में, यहाँ पे भी नया ये कंप्लीट सेटअप होने वाला है। बहुत नियर है कंप्लीट होने में और जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बरगढ़ उड़ीसा, भटिंडा पंजाब एंड नुमालीगढ़ असम में, यहाँ भी ये 2G आपके प्रोजेक्ट्स बनने वाले। पहला कहाँ था? पानीपत, हरियाणा में। मूविंग ऑन, नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन्ड इन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट ओमकारेश्वर में कमीशन हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 90 मेगावाट का है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है सेंट्रल इंडिया का एंड नॉर्थ इंडिया का। ये आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओमकारेश्वर आपको पता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शिवलिंग है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ओमकारेश्वर टेम्पल है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ये डेवलप किसने किया है? ऑन द कहाँ पे? बैक वाटर्स ऑफ ओमकारेश्वर डैम। फ्लोटिंग तभी है डैम के ऊपर, जो बैक वाटर्स हैं उसके ऊपर इस प्लांट को पूरा एस्टैब्लिश किया गया है।
इट इज़ अ ग्रेविटी डैम ऑन नर्मदा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नर्मदा रिवर पे ये आपका है, ठीक है। इट इज़ द बिगेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया एंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, 90 मेगावाट जमा आपका प्रोड्यूस करेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट है डेवलप की गई थी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और एग्जीक्यूट किसने किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, ठीक है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 646 करोड़ है और इससे लगभग इतने 196 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पहले साल में, और 4629 मिलियन यूनिट्स 25 साल में ये पूरी बनेगी। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे इसलिए बताया गया। इससे हमारा देखिए ओवरऑल फायदा क्या होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया में पावर जनरेशन अभी भी मेजॉरिटी कोल से होता है, थर्मल, तो जब सोलर से होगा तो पोल्यूशन जो है आपका वो ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10th बायलेटरल मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंसेस इन श्रीलंका। तो जो ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज किसका किसके बीच का रहता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और ये मदुरु ओया, ये श्रीलंका में एक जगह है सदर्न प्रोविंस में, वहां पे है। 12 से 25 अगस्त के बीच ये होगा आपका, और जो लास्ट कंडक्ट किया गया था पुणे में नवंबर 2023 में। तो बस इतना याद रखना है आपको। एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी, ये ट्वीट था बेसिकली, जय हिंद, सेंडिंग दिस मैसेज टू कंट्रीमैन फ्रॉम माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो से ये मैसेज भेजा है, किसने भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक एक्सपीडिशन टीम था जिसको लीड किया था दिव्यांग श्री उदय कुमार, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। तो ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे 1300 से 1400 घंटों की, मतलब 1 से 2 बजे के बीच पहुंच गए थे, ऑलराइट। और भारत का फ्लैग यहाँ पे इन्होंने लगाया था, वहां से इन्होंने फिर ट्वीट किया था, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ट्वीट किया था। तो दिस ग्रुप हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय होस्टिंग लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग अटॉप द अफ्रीकन समिट। तो अफ्रीकन समिट के यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, माउंट किलिमंजारो की। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ऑलराइट। सो ये जो एक्सपेडिशन था ये किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लीड किया था, उनके दिव्यांग उदय कुमार। इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय होस्टिंग द लार्जेस्ट फ्लैग एटॉप माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका हाईएस्ट भी लगभग 20,000 फीट पे है, टॉलेस्ट माउंटेन है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग विच मीन्स नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज, किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, फ्रीली स्टैंडिंग, अकेले में ही सबसे ऊंचा पीक है ये अलग से। अभी मैं इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। ये तंजानिया में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका की कंट्री है एक, ठीक है, नियर द कीनिया बॉर्डर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट इसका जो एक्सटेंशन है, ईस्ट टू वेस्ट, ये लगभग 50 माइल है, 80 किलोमीटर की चौड़ाई है, अगर आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप समझते हैं, ये देखिए ये अफ्रीका है, ये आपका है तंजानिया। इसको आप जूम इन करेंगे तो ये देखिए तंजानिया है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट पे, यहाँ पे आपका माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, दिस लोकेशन नॉर्थ ईस्ट तंजानिया पे, ऑलराइट। तो इसको किलिमंजारो एक स्ट्रेटोवो वोल्केनो है। स्ट्रेटोवो वोल्केनो मतलब ऐसा जो होता है थोड़ा, क्लियर, मेड अप ऑफ कोन्स, 3 कोन्स है इसमें, एक कोन का नाम है कीबो, एक का नाम मोवेंजी और एक का नाम शीरा। देखिए पहाड़ एकदम सिंगल कोन तो होता नहीं, उसमें अलग अलग आपके ऐसे ऐसे पूरा रहता है। तो इसमें ऐसे 3 कोन है, एक का नाम है कीबो, एक का नाम है मोवेंजी और एक का नाम है शीरा। तो इसको बहुत डिटेल में नहीं जाइए, ये याद रखिएगा, किलिमंजारो इज ऑल्सो नोन एज स्नो कैप्ड पीक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अफ्रीका में होने के बावजूद देखो इक्वेटर के कितने नजदीक है ये, राइट, और यहाँ पे ये माउंटेन है, इक्वेटर के पास है, तो लैटिट्यूड 0 डिग्री है, वहां पे माउंटेन के ऊपर स्नो कैप। तो एक रूल होता है ज्योग्राफी में,
ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड जो हाइट होती है, इट मिमिक्स लैटिट्यूड। इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं कभी समझाऊंगा अच्छे से, अभी ब्रीफली समझ लो। लेट्स से 0 डिग्री है, ये आपका लेट्स से 60 डिग्री नॉर्थ है और ये 60 डिग्री साउथ। तो आपको पता है जैसे हम ऊपर जाएंगे हायर इन द लैटिट्यूड, ठंड और एक्सट्रीम वेदर आपके बढ़ते हैं, है ना। जैसे यूरोपियन नेशन बहुत ठंड पड़ती, बर्फ और ये सारी चीजें होती हैं, वैसे ही जैसे ये जो ट्रेंड होता है वैसे ही फॉलो होता है ऑल्टीट्यूड के केस में। अगर लेट्स से कोई पहाड़ है, तो जैसे अगर पहाड़ में नीचे से ऊपर जाओगे तो इसी टाइप की फीचर्स आपको वहां पे मिलेंगे। पहाड़ के नीचे बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे बर्फ मिलेगी। इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड मिमिक लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से उसकी नकल करता है, ठीक है। तो किलिमंजारो नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ऑलराइट। और इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको 1987 में मिला था। ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज वाज राजकुमार चौधरी अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ऑलराइट। तो ये अपॉइंट हुए हैं, ये इससे पहले डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो 1975 में एनएचपीसी की को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है और इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 71% की लगभग ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ये याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स। मूविंग ऑन, पाकिस्तान एथलीट अरशद नदीम टू बी ऑनर्ड विथ हिलाल इम्तियाज अवार्ड। ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ मेंशन भी किया। हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान, ठीक है। सो अरशद नदीम को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिलने वाला है, जिसका नाम है हिलाल इम्तियाज अवार्ड। और क्यों मिल रहा है? बिकॉज इन्होंने ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया। लगभग 93 मीटर इन्होंने जैवलिन थ्रो की थी, ठीक है, और इनको गोल्ड मेडल मिला था। मूविंग ऑन, फॉर्मर यूट्यूब सीईओ सुजन वॉसिकी डाइड। तो ये यूट्यूब आपको पता है, आपका वीडियो प्लेटफॉर्म है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इस कंपनी की पहले की सीईओ थी आपकी ये सुजन, और ये गूगल की वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्प्लॉय है। तो ये 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, फॉर्मर सीएम श्री नवीन पटनायक अर्जेस सेंटर टू मेंटेन ओडिशाज लेगेसी विथ यूनेस्को कलिंगा प्राइज। ये यूनेस्को कलिंगा प्राइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट आपको अभी समझाता हूं। सो न्यूज क्या थी बेसिकली, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री जो है, ये विड्रॉ कर ली है अपना सपोर्ट कलिंगा प्राइज से। कलिंगा प्राइज समझते हैं पहले क्या चीज है, ठीक है। सो अबाउट यूनेस्को कलिंगा प्राइज, इसका पर्पस है साइंस को पॉपुलराइज करना, ठीक है। ये यूनेस्को का ओल्डेस्ट अवार्ड है। और ये कब किसने इंस्टीट्यूट किया था? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड थ्रू डोनेशन बाई ओडिशा चीफ मिनिस्टर। ओडिशा के एक सीएम थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको मतलब लेजेंड थे, वो प्लेन पायलट भी थे वो, ठीक है। तो नवीन पटनायक जी के फादर थे श्री बीजू पटनायक जी ने 1952 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में साइंस के बारे में कोई पर्सन सोच रहा है और उसने एक पूरा अवार्ड बनाया जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और जो प्राइज विनर है, इट इज सेलेक्टेड बाय यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ 5 मेंबर जूरी। तो बहुत सारे इसमें लोग रहते हैं और फिर वो अवार्ड डिसाइड होता है। तो पता नहीं क्यों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने ये बोला हम इसको सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट इन द फाइनेंशियल जो वो प्रोवाइड करते थे गवर्नमेंट, ठीक है। तो नवीन पटनायक जी ने अर्ज किया कि भाई ऐसा मत करो, और उड़ीसा की ये लेगेसी है इसको ख़त्म मत करो। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये 2001 से साइंस मिनिस्ट्री जो है वो सपोर्ट भी कर रही थी, और एक कैश प्राइज लगभग $40,000 का है, और एडिशनल $5,000 और भी मिलता है। तो इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम इंडिया इन द फील्ड ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। इकलौता अवार्ड है, उसके बावजूद इससे उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। चलिए, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड इन टर्की। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने गोबेकली टेपे, ये टर्की में एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने ओल्डेस्ट कैलेंडर सर्च किया है जो कि लगभग 13,000 साल पुराना है। गोबेले टेपे को दूसरे नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट टेम्पल, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए इस टाइप का कैलेंडर यहाँ पे पाया गया है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर यहाँ पे टर्की में। टर्की की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि अलग अलग सिंबल्स हैं, यहाँ पे कुछ डेज और सिंबल्स को मतलब रिलेट किया जा रहा है इस इमेज में। ये पूरा यहाँ पे डिटेल बताया गया है। यहाँ पे एक बर्ड लाइक बीस्ट की भी शेप बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली जापान इशूड इज फर्स्ट मेगा क्वेक। आपने अर्थक्वेक तो सुना होगा, जापान ने बोला भाई मेगा क्वेक आ सकता है। कहां पे? ऑन ननकाई ट्रफ। ननकाई ट्रफ क्या है अभी मैं आपको पूरा मैप में समझाता हूं, ठीक है। तो ये एक इवेंट हुआ था बेसिकली, एक 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक किया है सदर्न जापान को 8 अगस्त में, जिसकी वजह से जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने एक एडवाइजरी इशू किया कि एक मेगा क्वेक आ सकता है, ठीक। और ये एडवाइजरी हाईलाइट की थी इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड लार्ज अर्थक्वेक में क्या होता है, थोड़ी डिस्ट्रक्टिव तो होती है लेकिन हल्की शेकिंग और ठीक ठाक सुनामी वाला सीन है। इसमें बोल रहे हैं कि मतलब भयानक आपका एकदम शेकिंग होगी और बहुत बड़े लेवल का सुनामी आएगा, ठीक है। और कहां पे आएगा? ननकाई ट्रफ में, जो कि एक सबडक्शन जोन है अलोंग जापान साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट, ठीक। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट अ मेजर अर्थक्वेक वुड डेफिनेटली हैपन, लेकिन बट इसका प्रूफ नहीं कि हैपन हो गई, बट एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार का काम जारी कर दो, आएगा तो ठीक, हमने बोला ही था, नहीं आया तो हम पहले ही बोल देते हैं कि मे बी इट कैन हैपन। यहाँ पे समझने वाली बात है सबडक्शन जोन क्या है, ठीक है। तो ननकाई ट्रफ क्या है, ये सारी चीजें भी आप लिखिए, एक बार देख लीजिएगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप इसको पढ़िएगा तो इजी रहेगा समझने में। देखो आपको पता है अर्थ में बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो अगर आप ये प्लेट देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट देखिए यहां तक है पूरा, ये ऐसे करके ये आपका यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट ऐसे मूव कर रहा है आपका, ऑलराइट। और ये फिलीपींस प्लेट है, ये छोटा, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ये दोनों आपस में इस डायरेक्शन और ये इस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है। उससे हो क्या रहा है आपका, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं आपको इजीली थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, और ये आपका फिलीपींस प्लेट है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, आपका ये सिचुएशन बन रही है। फिलीपींस प्लेट आपका यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रहा है, ये देखिए नीचे जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, नीचे इसकी वजह से नीचे से हॉट मॉल्टेन मैग्मा इस पूरे जोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इस वजह से आपकी शेकिंग और ट्रेमर हो रहे हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सबडक्शन, ओशियन कन्वर्जेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। वहां पे और क्लैरिटी मिलेगी। अभी बस ध्यान रखिए, दो लैंडमास ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और एक लैंडमास एक के नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको सबडक्शन बोलते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। जैसे अभी हमने देखा इसका नाम क्या था, आंसर इज बी, गौरव। ये पहले से फिर से यहाँ पे आंसर आ गया है, माय बैड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, हु वन द NIUA NMCG बेस्ट थीसिस अवार्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी फॉर 2024 ईयर। तो ए साक्षी कार्तिकेय, बी प्रिया शर्मा, सी रवि कुमार या डी अनन्या पटेल। करेक्ट आंसर है आपका साक्षी कार्तिकेय, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच टेक्टोनिक प्लेट्स आर इन कोलिजन एट ननकाई ट्रॉफ, जो भी मैंने आपको बताया। पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड फिलीपींस सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। तो आंसर क्या था इसका, यूरेशियन प्लेट और आपका फिलीपींस प्लेट आपका हो रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट इन द ओमकारेश्वर इज द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। कौन से जगह पे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या डी गुजरात। करेक्ट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। Who has been appointed as the new chairman and managing director of NHPC? जब हमने देखा करेक्ट आंसर है आपका ए, राजकुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया था, ये पहले डायरेक्टर थे NHPC के। Which country is participating alongside India in the मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज? सो जैसे हमने देखा श्रीलंका आपकी पार्टिसिपेट कर रही है, सी श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर।
नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आंसर पहले से ही आ गया है आपका, चलिए कर लीजिए फिर भी। विच मिनिस्ट्री हैज विड्रॉन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो चलिए आपको आंसर मिल गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे उसको क्वेश्चन ऑफ द डे मानिएगा, अगले सेशन में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक न्यूज देखी थी आपका वल्चर के ऊपर, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशी है। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा, तो क्वेश्चन है आपका, गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा सेशन के स्टार्टिंग से पहले। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। आज थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करिए, स्वतंत्रता दिवस है हमारा। ठीक है, मिठाइयाँ खाइए और सभी के लिए वेल विश करिए। चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।